नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 3 फरवरी 2021 को एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रथम पारी में जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे उसमें से एग्जैक्ट 39 हूबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, ताकि आने वाले शिफ्ट में इनसे रिलेटेड सवाल बनते तो आपको जरूर फायदा होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक से ही आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप सर्च करेंगे तो बहुत से फेक चैनल आपको मिल जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना आपको। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जोड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म डाला हुआ है, तो सभी के लिए एक ही पैक पर आपको ऑफर मिल रहा है टेक्स्ट बुक की ओर से। क्योंकि आपके कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी और एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में आप कितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के मॉक टेस्ट इस एक पास में आपको मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में एनरोल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 प्लस अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर TTG के कूपन कोड लगा देना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल रहे हैं आपको। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आज सवाल थोड़े मॉडरेट पूछे गए, इसलिए वीडियो डिले हो गया, क्योंकि स्टूडेंट है वो सही लैंग्वेज से सवाल बता नहीं पा रहे थे, इसलिए बार बार मेरे को कंफर्म करना पड़ा। और फाइनली आपके सामने लेके आ गया हूँ 40 में से 39 जीके, जो अब तक आपने कितने भी चैनल पर देखा होगा तो इतने सवाल नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी। तो इस बात पर लाइक जरूर कर देना। देखिएगा पहला सवाल, मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण, जो जैसलमेर पोखरण है, वहां पर सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित जो गाइडेड बम है उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये 500 केजी वर्ग के गाइडेड बम का जो सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है मई 2019 में पोखरण में, वो DRDO के द्वारा जो ये परीक्षण किया गया है। किनके द्वारा? DRDO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 2। सवाल पूछा गया है, ला बिलांचेटा पुस्तक के ऑथर कौन है? ला बिलांचेटा जो बुक्स हैं, एक तरीके से थ्योरी है, इनके ऑथर है गैलीलियो गैलीली। कौन? गैलीलियो गैलीली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु जो संयुक्त राष्ट्र मिशन की भारतीय सेना के कमांडर कौन है? मतलब जो इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन है, ये दक्षिण सूडान में शांति जो वहाँ पर भारतीय फोर्स गई हुई है, तो उनका कमांडर कौन है भारतीय सेना का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनकर को 2019 में ये कमांडर नियुक्त किया गया है। तो सदाशिव तिनकर आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिए, कौन सा लोक नृत्य है वो केरल में 8 दिनों तक चलता है, मनाया जाता है। एक पर्व पर लोक नृत्य 8 दिन तक चलता है, उसका नाम पूछा तो ये आपके हो जाएगा पडियनी लोक नृत्य है। वो केरला में 8 दिन तक मनाया जाता है, डांस होता है। पडियनी आपको करेक्ट करना था। बाकी मैं बात करूं केरला के ओणम की, तो ओणम का उत्सव है वो 10 दिन तक चलता है। किनके स्वागत में ये? तो ये सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है केरला के जो ओणम नृत्य है। अगला सवाल देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का नाम आपको पूछा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। इजी सवाल हो जाएगा आपके लिए। भारत और पाक के मध्य बॉर्डर लाइन है रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए, अन्य जो भी देशों के मध्य बाउंड्री लाइन है उनको क्या कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में आता है। तो डुरंड लाइन की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा वो डुरंड लाइन हो जाएगी। बात करूं मैं पोलैंड और जर्मनी के मध्य, तो ये हिंडेनबर्ग लाइन हो जाएगी। भारत और चाइना के मध्य कौन सी है? तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगी। अब देखिए, ये 2 रेखा आप देख रहे हो, मैगिनोट लाइन है और सिगफ्राइड लाइन है, ये दोनों ही फ्रांस और जर्मनी के मध्य हैं। और जो यहाँ पर मैगिनोट लाइन है ये फ्रांस के द्वारा घोषित है, यानी फ्रांस ने कहा कि ये रेखा अपने मध्य है, वो मैगिनोट लाइन हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस के मध्य फ्रांस के द्वारा तय की गई है। और सिगफ्राइड लाइन है ये जर्मनी के द्वारा तय की गई, दोनों इनके मध्य है। अब देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये है एनटीपीसी में आ चुका, जो आप देख रहे हो ब्लू वाला, कि 49वीं समानांतर रेखा है वो किन के मध्य है? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। 49वीं पैरेलल लाइन है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। पूछ लें 38वीं पैरेलल लाइन है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 38वीं 38 का आंकड़ा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखना आपको। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है ये अलास्का और कनाडा के बीच में है। 141 अलास्का और
कनाडा के मध्य। अब देखिए 17वीं पूछे तो 17वीं हो जाएगी समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है 17वीं समानांतर रेखा। 24वीं पूछ ले तो भारत और पाकिस्तान 24 घंटे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कच्छ के पास स्थित है। 31वीं किनके मध्य, ईरान और इराक के मध्य है 31वीं। अगला सवाल देखिएगा, आरबीआई के प्रथम भारतीय पूछ लिया। यहाँ पर क्या पूछा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछ रहे थे तो मैं आपको बता चुका हूँ ओ स्मिथ थे, लेकिन पूछ लिया है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख, जो कि आरबीआई के एक तरीके से तीसरे गवर्नर थे। आप देख सकते हो ये आरबीआई के सारे गवर्नर की लिस्ट है। प्रथम ओ स्मिथ थे, सेकेंड जेम्स टेलर थे, तीसरे ये भारतीय से सीडी देशमुख थे। इस प्रकार ये सारी लिस्ट है। एग्जाम में आता है कौन से गवर्नर नहीं रहे तो आपको सारे पता होना चाहिए। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, उनसे पहले उर्जित पटेल, उनसे पहले रघुराम राजन थे। अगला सवाल देखिएगा, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ये आपके कारगिल के युद्ध से हो जाएगी। 1999 में आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट करना था, कारगिल वार से है। एक दोस्तों ऑपरेशन विजय और भी है जो गोवा मुक्ति संग्राम से संबंधित है, जो 1961 में भारत की सेना के द्वारा एक किया गया ऑपरेशन था, विजय नाम उसका रखा गया, जिसके चलते गोवा, दमन और दीव है उनको कब्जा कर लिया था, वो हटाया गया था। गोवा मुक्ति संग्राम था 1961 में, वो भी एक ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। बाकी ऑपरेशन विजय इसमें आपके कारगिल वार 1999 में करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के पास है। 95 यूनाइटेड स्टेट के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। भारत की बात करें सभी को पता होना चाहिए 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और यूएस के बाद में है सेकंड स्थान पर फ्रांस 56, चाइना 49, उसके बाद रशिया 38 है। अगला सवाल, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप वीडियो व्यूज़ तो बहुत आ जाते हैं, 80,000 के समथिंग व्यूज़ आते हैं, लेकिन लाइक महज 5,000। ये तो नाइंसाफी है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि पूरी कोशिश रहती है कि सारे के सवाल मिल जाए। इतने सवाल आप किसी भी चैनल पर नहीं देखते होंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो पर यदि 12,000 लाइक आ जाएंगे तो मैं PDF फाइल रहती है जो भी मैं वैसे मॉर्निंग में डालता तो उसको मैं नाइट को ही डाल दूंगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो समानता का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 में बता चुका हूं समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना प्रतिषेध है, ये आर्टिकल 15 है। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 अस्पष्टता का अंत है, ये प्रत्येक वीडियो में लगभग बताता ही हूँ मैं। 18 उपाधियों का अंत जो कल पूछा गया था, तो समता और समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता के हैं 19 से 22 तक हैं। शोषण के विरुद्ध है 23 और 24 है। 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा का 29 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32। अगला सवाल देखिएगा, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो लोकटक झील हो जाएगी, जो मणिपुर में है। कल आया था संगाई हिरण है वो मणिपुर वाला, तो ये संगाई हिरण का अंतिम घर है, लोकटक झील है। और इस झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम है केबुल लामझाओ है। ये तैरता हुआ द्वीप एक तरीके से कहलाता है। ये झील पर कहाँ पर है, लोकटक झील मणिपुर में। कौन सा पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट का आपको पूछा तो ऑप्शन में मालाबार कोस्ट दे रखा था, जो सबसे नीचे यहाँ पर मालाबार कोस्ट है, तो ये केरल और कर्नाटक हो जाएगा। आपको पश्चिम का पूछा है तो मालाबार कोस्ट हो जाएगा। और पश्चिम में कौन सा कोस्ट है, तो और इस साइड में आपके कोंकण कोस्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र, गोवा के तटीय जिले और दमन क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कोंकण कोस्ट में मालाबार कोस्ट है, दोनों ही इस साइड हैं। और कोरोमंडल तट है वो इस साइड हो जाएगा, आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया रहता है जो तटीय एरिया है। और अगला सवाल देखिए, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, तो ये दोस्तों जो सियांग नदी पर 300 मीटर का जो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है, ये अरुणाचल प्रदेश में। आपको राज्य का पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, जो कि जनवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया था। और इस ब्रिज का अन्य नाम है ब्योरुंग ब्रिज भी कहा जाता है इसे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 13, कौन सा भारतीय समुद्र तट है बीच है जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो सर्टिफिकेशन है वो प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। तो एशिया का प्रथम समुद्र तट जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है वो हो जाएगा ओडिशा का तट है। ओडिशा में नाम है उसका चंद्रभागा समुद्र तट, आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट करना था। ओडिशा के कोणार्क तट पर है चंद्रभागा समुद्र तट। कौन सा, चंद्रभागा, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, एशिया का प्रथम है। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व यानी भंडार कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो GSI रिपोर्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, उसके अकॉर्डिंग भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का
सब लगभग 35% है, सर्वाधिक वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर आपके पूछा है नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मई 2019 में ई सिगरेट कहाँ पर बैन की गई, ई सिगरेट पर बैन बहुत से राज्यों में लगाया गया, लेकिन मई 2019 का पूछा गया तो राजस्थान में ये बैन हुई है, जो 31 मई को नो टोबाको डे, वर्ल्ड विश्व नो टोबाको डे मनाया जाता है, उसके अवसर पर राजस्थान में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला है, अभी पूरे भारत में ई सिगरेट पर वैसे बैन है। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में एक योजना है जल जो अधिनियम के तहत, वहां पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी है वो उपयोग के लिए दिया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ राइट टू वाटर है वो लागू किया गया है। नेक्स्ट में देखिए, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये लैंग्वेज संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग की जाती है। तो एक तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में ये फॉर्ट्रेन हो जाएगी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम आया हुआ, यदि आपको पता था तो इजीली कर सकते थे। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, तो फॉर्मूला का मतलब ये मैथमेटिक्स में जो काम आने वाली एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको अपन पढ़ सकते हैं, तो ये फॉर्ट्रेन हो जाएगी। इसको डिजाइन किया है जोहन बेकस ने 1957 में। डेवलपर कंपनी है वो IBM हो जाएगी। और अन्य जो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज आप देख पा रहे हो, और जिसको हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में, बाइनरी में करता है। कंप्यूटर को हाई लेवल समझ में नहीं आती हैं, अपन लोगों को आ जाती हैं। अगला सवाल लिखिएगा, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में, तो ये टेंटेटिव जो यूनेस्को साइट है ओरछा है, तो ये है दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक किला शहर है। एक तो ग्वालियर, दूसरा ओरछा, दोनों को ही यहाँ पर एक अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में एक तरीके से संभावित सूची में रखा गया है। तो ये ओरछा कहाँ पर है ये आपको पूछा है, तो मैं बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, MP में है। ओरछा और ग्वालियर दोनों को यहाँ पर रखा गया है। और नमस्ते ओरछा त्यौहार है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है 2020 में, तो ये रिपीट सवाल हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट से इससे पहले आया था ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ था, तो उसमें मैंने सारे ये अवार्ड बताए थे, आज पूछ लिया है। ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया है मेंस में। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर वनडे का विराट कोहली, टेस्ट के स्टीव स्मिथ को दिया गया है। और ICC यहाँ पर बात करूँ मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का राशिद खान को आने वाले शिप में आ सकता है, ध्यान रखना। और ये तो आने की पूरी संभावना आने वाले सेट में। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है वो डिकेड का MS धोनी को दिया गया है। और फीमेल के केस में बात करूँ तो ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी है, तो सारे में एलिस पेरी है तो एलिसा पेरी कर देना आप। और ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइली कोइटजर को दिया गया है। नेक्स्ट हम देखिए 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो लिटरेरी प्राइज है साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है, तो राणा दास गुप्ता को दिया गया। ये ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, तो ये ब्रिटेन की नागरिकता इनके पास राणा दास गुप्ता है, इनको मिला है 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है। उनकी रचना है सोलो हेतु ये दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार इसकी शुरुआत 2018 में हुई है, अब तक 3 अवार्ड दिए गए हैं। 2018 में सबसे पहले कबीर दास को दिया गया है, उनकी जो पोइट्री है नाम है 100 पोइम्स ऑफ कबीर हेतु। 2020 में राज कमल झा को दिया गया है, किस हेतु, वो सिटी एंड द सी उनकी जो रचना है उस हेतु। अजंता की गुफाएं, आपको एक इजी सवाल पूछा गया है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है अजंता की कैव है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। और इस गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में कब शामिल किया गया, तो 1983 में अजंता और एलोरा दोनों की गुफाओं को शामिल किया गया है। एलोरा का भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा का पूछा जाता है किस वंश के शासक के द्वारा निर्मित है, तो राष्ट्रकूट वंश के। और किस धर्म से है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पर तीनों की गुफा मंदिर है। और बौद्ध मंदिर गुफाएं हैं 12 एलोरा में, 17 हिंदू हैं, 5 जैन हो जाएगी। एलिफेंटा है, ये भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा आइलैंड पर है, जिसे अन्य नाम घारापुरी की गुफा भी बोला जाता है। तो ये घारापुरी गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में पोरी आइलैंड में हैं। कौन चरमपंथी नेता थे, तो चरमपंथी नेता या फिर गरम दल के नेता की बात करें तो ये है प्रमुख लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, जो भी ऑप्शन में था आपको
टिक करना था। तो ये कांग्रेस में दो भागों में कब विभाजित हो गई, गर्म दल और नरम दल, अक्सर सवाल आता है। तो 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, जहां पर अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे, तो उनकी अध्यक्षता में इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में अलग हो गई थी, और ये सारे चरमपंथी या फिर गर्म दल के नेता हैं। अगला सवाल देखिएगा, खिलाफत समिति ने कब मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी में जाने से मना कर दिया। तो खिलाफत से सवाल पूछा गया था, लेकिन ये लैंग्वेज कुछ अलग पूछी गई थी, तो आप कमेंट करके बताना इसका आंसर 1919 होगा या 1920 होगा। वैसे खिलाफत समिति की बात करें तो इसका गठन किया गया था मार्च 1919 में, तो आंसर 1919 हो सकता है, जो मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर पूछा है खिलाफत समिति ने कब जो मुस्लिम हैं उनको ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, ये ऑप्शन दिए गए थे। और बात करूं मैं यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की, तो ये 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा की गई है। तुर्की खलीफा पद को पुनः स्थापित करने के लिए 1924 में ये खत्म हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, वाई इज D2O कॉल्ड हेवी वाटर है। तो D2O है ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड है, उसको भारी जल क्यों कहते हैं। वैसे नॉर्मल जो जल रहता है, सामान्य जल रहता है, उसमें आप कहते हो H2O। तो H क्या है, यहाँ पर प्रोटियम है, और प्रोटियम में आपको पता होना चाहिए, कल ही सवाल आया था, न्यूट्रॉन क्या है, 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पर D2O में क्या है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है, तो ये इसके सापेक्ष द्रव्यमान में ज़्यादा हो जाएगा। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको भारी जल बोल सकते हो। बाकी ऑप्शन क्या थे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि योजना के अंतर्गत दी जा रही है। तो ये सवाल रिपीट हुआ, आज रिपीट काफी कम सवाल हुए हैं, मतलब 2 से 3 सवाल ही रिपीट हुए हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें किसानों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है, ये 6,000 रुपये हैं। और इसमें टोटल में बात करूं शुरुआत कब हुई, तो 1 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की है वो शुरुआत हुई है। और मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हो जाएगी, और घोषणा है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य की बात करें, जहां से आपके सवाल पूछा गया है कि देश के सभी छोटे और सीमांत किसान है, सबसे पहले इसमें जो रखा गई थी शर्त क्या थी कि 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जो भी जमीन है उन्हें केंद्र है वो सालाना 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की। लेकिन अभी ये 2 हेक्टेयर की शर्त है ये हटा दी गई है, जितने भी किसान हैं उनको ये लाभ मिल रहा है 6,000 रुपये का। अगला सवाल देखिएगा, कालिदास के द्वारा रचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें शाकुंतला के पुत्र का नाम पूछा है, तो शाकुंतला के पुत्र का नाम है भरत हो जाएगा। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बंगाल गजट जो समाचार पत्र हैं उनके संपादक पूछा, तो इसका अन्य नाम हिक्की बंगाल गजट भी है, तो ध्यान में रखना हिक्की ही आपको करेक्ट करना था। प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। और इनका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है, कोलकाता में हुआ था। एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, 29 जनवरी 1780 में इसका प्रारंभ किया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि बॉन्ड आई प्रोजेक्ट है, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। आज यहाँ पर पूछ लिया है वर्ल्ड बैंक के साथ अन्य किस बैंक ने यहाँ पर समझौता किया है ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये समझौता किया है कॉमबैंक ने, कॉमबैंक यानी कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और विश्व बैंक के मध्य ये समझौता हुआ है, जो बॉन्ड आई प्रोजेक्ट के तहत है। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट विश्व बैंक के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया। बॉन्ड आई का मतलब ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। अगला सवाल, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी। मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है, वो है मॉस्क्यूरिक्स है, या फिर इसे RTS बोला जाता है। इस वैक्सीन का निर्माण जो कंपनी ने किया है वो आपको पूछा है, तो ये गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन हो जाएगी। इस कंपनी का नाम है GS के शॉर्ट में आप बोल सकते हो, जो कि बेल्जियम की एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर मलेरिया की वैक्सीन का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है। तो बॉक्सिंग का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली जो मुक्केबाज बनी है उसका नाम है मैरी कॉम। जो भारतीय मुक्केबाज है वो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कौन सी गैस दहन जो दहन होता है,
मतलब जलाने में और श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। सवाल के लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव हो सकता है, आप कमेंट करके बताना। आंसर इसका ऑक्सीजन ही होगा। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका अन्य नाम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हो। तो ये जितने भी कोशिकांग है उसको बाहरी वातावरण से अलग करती हैं। और कोशिका झिल्ली है ये किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। अगला सवाल दिखेगा, 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है? तो ये जो संचार उपग्रह है, ये एग्जैक्ट सवाल रिपीट हुआ है। तो 2018 में भारतीय सेना के लिए जो ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इसका नाम है GSAT-7A है। 19 दिसंबर 2018 को रॉकेट GSLV Mk2F11 से सतीश धवन SLP सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। GSAT-7A वायुसेना के लिए ये रिपीट हो गया सवाल। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो ये सारे तत्व हैं। आई थिंक ऑप्शन में कार्बन था, आपको करेक्ट करना था। कौन सा तत्व सभी जीवों में है? वो आवश्यक रूप से ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं? तो ये प्लम पुडिंग सिद्धांत का सवाल पूछा गया है। जे थॉमसन का ये सिद्धांत है, 1904 में उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बताया थॉमसन ने कि जिस प्रकार प्लम पुडिंग या फिर जो तरबूज रहता है उसमें बीज विद्यमान रहते हैं, तो बीज किस प्रकार विद्यमान रहते हैं उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। और जो तरबूज में खाने योग्य भाग रहता है और उस भाग को धनावेश इन्होंने बताया, और धनावेश में बीज जो धंसे हुए रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ये है प्लम पुडिंग सिद्धांत 1904 में जे थॉमसन का आपका करेक्ट हो जाएगा। गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, इजी सवाल पूछ लिया। तो 13वें चीफ मिनिस्टर की गोवा के हैं जो, वो हैं प्रमोद सावंत हैं। 19 मार्च 2019 तक कंटिन्यू हैं। गोवा के राज्यपाल हैं, अभी अतिरिक्त कार्यभार है भगत सिंह कोश्यारी के पास में, ये वैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अंतिम सवाल है जो एग्जैक्ट रूप से नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर की सिक्योरिटी से सवाल पूछा गया था कि अवांछित फाइल है उनकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ करके था, तो लैंग्वेज पूरी नहीं मिली है। कैंडिडेट जिनका भी एग्जाम था कमेंट करके बताना ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्या सवाल था। और बाकी एक सवाल और बस गया है, बचा हुआ जो मिस हुआ सवाल है 40वां, वो भी आप कमेंट करके बता देना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ, लाइक ज़रूर कर देना। और टेस्ट सीरीज़ के लिए TTG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।